एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कौन से विषय के, ये आप ध्यान रखें। तो जो सामाजिक विज्ञान खंड है हमारा, सामाजिक विज्ञान खंड में भी क्या ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र 2 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, इसमें ज्योग्राफी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, यानी भूगोल से विगत वर्षों में सीटेट के एग्जाम में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किस टॉपिक से, किस तरीके से, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। विषय ध्यान रखें भूगोल। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, देशांतर के संदर्भ में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में कथन क्या है। कथन पहला है, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। दूसरा है, प्रमुख याम्योत्तर का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का हमें चयन करना है। हमारे पास ऑप्शन है ABCD। ए ऑप्शन है 1 सही है तथा 2 गलत है। बी ऑप्शन है 1 गलत है तथा 2 सही है। सी ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों सही है। और डी ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों गलत है। देखिए, जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, देशांतर यानी वह बिंदु, वह रेखा जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है, वह रेखा जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है या कनेक्ट करती है। ठीक है, अब यदि हम देशांतर की बात करें तो देशांतर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये वो रेखाएं होती हैं जो अर्धवृत्ताकार होती हैं और साथ में इनके बारे में क्या खास बात है कि जो मुख्य याम्योत्तर रेखा है जिसे हम 0 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर से दर्शाते हैं, यह क्या है, यह मुख्य याम्योत्तर रेखा है या इसे प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर की बात की जाती है। देशांतर में एक और खास बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे हम सभी जानते हैं, ग्लोब की यदि हम चर्चा करें या हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो देखिए, पृथ्वी गोल है, यानी जो देशांतर रेखा है वे क्या है, वे हर एक पॉइंट में नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करती है। यानी ये मान लीजिए है एक ग्लोब है, तो ग्लोब में जो रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं वे रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और यही देशांतर रेखाएं चूंकि कितनी डिग्री है, 360 डिग्री है पृथ्वी, 360 डिग्री के वजह से ये देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 कितनी होती है, 360 डिग्री तक। ठीक है, तो यहाँ ए मान लीजिए सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर, फिर 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, कुछ इस तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ती हैं। ठीक है, जो मुख्य याम्योत्तर रेखा है इसके पूर्व दिशा वाले देशांतर में समय क्या होगा, प्लस होगा, जबकि पश्चिम वाले देशांतर में समय क्या होगा, माइनस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो जो समय यहां पर गुजरा, अब पृथ्वी उससे आगे बढ़ेगी। जैसे ही पृथ्वी उससे आगे बढ़ती है, यानी यहां पर जो समय गुजर गया उससे अधिक समय होगा अब यहां पर। ठीक है, उससे ज्यादा या बढ़कर होगा दूसरे स्थान पर। आइए देख लेते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पहला कथन क्या है, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सभी क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई रेखाएं हैं, तो इन सभी की जो लंबाई होगी पृथ्वी में क्या होगी, समान होगी। बस हमें यह ध्यान रखना है कि ये देशांतर रेखाएं चूंकि इस तरीके से खींची गई हैं और ये सब जाकर कहाँ कनेक्ट हो रही है, नॉर्थ और साउथ पोल पर, है ना। तो जब ये पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं और जब पहुंचती हैं नॉर्थ पोल पर, तो ये सभी रेखाएं देखिए पृथ्वी पर जाकर क्या हो रही है, पास होती जा रही हैं। यानी इन सभी रेखाओं की बीच की दूरी पृथ्वी की यदि ध्रुव पर पहुंचती है तो ध्रुव पर पहुंचने के साथ इनकी जो दूरी है वे क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। अब आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पहला, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। बिल्कुल सही बात है, इन सभी की लंबाई क्या है, समान है। ठीक है,
दूसरा कथन है प्रमुख याम्योत्तर का मान 180 डिग्री देशांतर है। यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, 1 सही है तथा 2 गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन है, कथन 1 है विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। दूसरा कथन है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। तीसरा कथन है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है और हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी है, जो क्रमशः क्या है, केवल 1 तथा 2 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है, केवल 1 तथा 3 सही है, केवल 1 सही है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए हमें क्या देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, यदि हम पहले कथन पर गौर फरमाएं, क्या है, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण किसके आधार पर, अक्षांशों के आधार पर होता है। हमने ताप कटिबंधों को बहुत डिटेल से स्टडी किया है, उसे हमने समझने की कोशिश की है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी में जो बीचों बीच रेखा गुजरती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या हम इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। जो हिस्सा उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो हिस्सा दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इनमें बीच में हमने ताप कटिबंधों का विभाजन कर रखा है ना। ताप कटिबंधों के विभाजन की यदि हम बात करें तो हमारे 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर हमने इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिण में 23.5 डिग्री जो साउथ है उसे अलग अलग नाम से रखा है। पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, मकर रेखा। अब जब ताप कटिबंधों की बात आती है तो ताप कटिबंध मतलब क्या, यानी पृथ्वी पर ताप के माध्यम से तापीय विभाजन कैसा है। तापीय विभाजन का मतलब कि पृथ्वी के किस हिस्से में तापमान का विभाजन कैसा है, तापमान का वर्गीकरण कैसा है। यह कैसे, यह है सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर पड़ना, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस तरीके से पड़ रही हैं, इसके आधार पर कहां पर कितनी किरणों का आविर्भाव हो रहा है, कहां पर कितनी किरणें पहुंचती हैं, इसके आधार पर ताप कटिबंधों का विभाजन किया गया है। तो जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का है क्षेत्र पृथ्वी में, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ तापमान थोड़ा सा कम पहुंच पाता है, जबकि यहाँ तापमान अधिक होता है, यानी यहाँ गर्मी अधिक होती है। इस वजह से इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। जहां थोड़ा कम क्षेत्र है तापमान वाला उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। फिर जहां पर तापमान सबसे कम पहुंचता है या आप कहते हैं ना के बराबर, तो वहां पर हम शीत कटिबंध कहते हैं। और ये कटिबंध उत्तर और दक्षिण दोनों ही गोलार्ध में पाए जाते हैं, यानी उष्ण कटिबंध के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध है और फिर उसके ऊपर शीत कटिबंध है। ठीक है, शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध के क्षेत्र की बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक की, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच शीत कटिबंध है और कर्क रेखा से, ध्यान रखें, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच शीतोष्ण कटिबंध है। कटिबंधों का बंटवारा देखिए हमने पृथ्वी में किस आधार पर किया है, अक्षांशों के आधार पर, कि इतने से इतने अक्षांश के बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच उष्ण कटिबंध। फिर हमने ऊपर विभाजन क्या किया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, आपने देखा शीतोष्ण कटिबंध। तो हमने अक्षांशों के आधार पर कटिबंधों का, ताप कटिबंधों का विभाजन किया है। तो यहाँ पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमने भी पहले पढ़ा ये,
ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जबकि जो हमने अभी देखा ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। यहाँ पर क्या लिखा है? जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, तो अक्षांश नहीं, यानी दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, तो ये भी हमने पढ़ा भी कि जितने भी देशांतर हैं सभी की लंबाई क्या है? समान है। तो यहाँ पर तीसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ गलत है, पहला और तीसरा कथन सही है। इस तरीके से ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानचित्र के संदर्भ में सही है? देखिए, मानचित्र के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वाले प्रश्नों में भी चर्चा किया है। ग्लोब यानी पृथ्वी का एक ऐसा प्रतिरूप जो हमें दिखाता है कि पृथ्वी किस तरीके से है और इसमें कहां कहां कौन से महाद्वीप है, इनकी लोकेशन कहां पर है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर गांव, शहर या कस्बे की बात करते हैं तब हम उसके लिए मानचित्र देखते हैं, और मानचित्र इसका क्या है? एक आप देख सकते हैं सपाट इसका सचित्र चित्रण है, जिसमें हम कुछ पैमाने सेट करते हैं और पैमानों के आधार पर हम उस स्थान, उस लोकेशन की व्याख्या करते हैं, ताकि हम उसे लोकेट कर पाए कि वह स्थान कहां पर है और कितने से कितने उसकी किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्योंकि हमने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रखा है मानचित्र में? पैमाने में, सेंटीमीटर में। उस आधार पर वहां पर आपको मानचित्र में लिखा भी होता है कि इसकी दिशा यहाँ से यहाँ है, इसमें हमने ये पैमाने लिए हैं। तो मानचित्र के बारे में खास बात क्या कि यह दर्शाता है किसे? एक बहुत बड़े भूभाग को छोटे से एक कागज के प्लेन पर, या आप कह सकते हैं एक कागज के टुकड़े पर। ठीक है, अब यदि मानचित्र के बारे में कथन देखें तो कथन पहला है मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, समय और चिन्ह। दूसरा है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। तीसरा है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर या कस्बे को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। हमारे पास ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है केवल 1। सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जब मानचित्र के बारे में पूछा जाए प्रश्न तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो मानचित्र क्या है। मानचित्र यानी एक ऐसा कागज का टुकड़ा या एक ऐसा पैमाना जिसके माध्यम से हम किसी खास क्षेत्र की लोकेशन देख पाते हैं। ठीक है, उसे ठीक से या डिटेल से जब हमें स्टडी करना हो तो हम उस पर उसे देखते हैं। ठीक है, अब मानचित्र के लिए कुछ चीजें तय होती हैं, जैसे कितनी किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी, यानी उसकी दूरी कितनी होगी। दूरी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह है दिशा। ध्यान रखिएगा, मानचित्र में दिशा भी इंपॉर्टेंट है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर यह लोकेशन है। यानी यहाँ समय इंपॉर्टेंट नहीं है, दूरी, दिशा और चिन्ह यानी प्रतीक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम रिवर के लिए अलग दिखाते हैं, रेलगाड़ी के लिए अलग दिखाते हैं, तो जितनी भी राजधानी के लिए अलग प्रतीक शो करते हैं। तो इन सभी चीजों में जब भी हम मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है? एक तो डिस्टेंस, दूरी, कितने किलोमीटर को आपने मानचित्र में कितने सेंटीमीटर में लिया है। फिर दिशा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी दिशा में कौन सी लोकेशन है, और फिर प्रतीक यानी चिन्ह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हम मानचित्र में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि मानचित्र के 3 घटकों में दूरी, दिशा और चिन्ह यानी प्रतीक शामिल है, ना कि समय। ठीक है, दूसरा कथन है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप यदि हम देशों की बात करें तो कई बार ये कई 100 किलोमीटर के भी हो जाते हैं। चूंकि ये कई 100 किलोमीटर के हैं तो इतने बड़े पैमाने को हम मानचित्र में कैसे दिखा पाएंगे? तो इतनी बड़ी डिस्टेंस को, इतनी बड़ी दूरी को क्या करते हैं? हम छोटे पैमानों में दिखाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को हम छोटे पैमाने में दिखाते हैं तो उन्हें हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, यानी छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ दूसरा कथन हो जाएगा सही। तीसरा है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, मान लीजिए एक गांव है या एक शहर है या एक कस्बा है, उसको जब हम कागज पर दिखाते हैं तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अब आपको एक शहर के बारे में दिखाना है
तो उस शहर के बारे में दिखाने के लिए आप उस पर्टिकुलर शहर को लेकर आए हैं मानचित्र में, तो आप बड़े पैमाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस मानचित्र में, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसी स्थान का वह मानचित्र है। ठीक है, तो जब आप कस्बे को दिखाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग कर लेते हैं। और कस्बों या गांवों की हम बात करें तो ये बहुत लंबा या बहुत विस्तारित नहीं होता है, किसकी तुलना में, महाद्वीपों और देशों की तुलना में। तो महाद्वीप चूंकि बहुत से, यानी मान लीजिए कोई क्षेत्र है जो 500 किलोमीटर का है, तो इस 500 किलोमीटर वाले क्षेत्र को हम मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, 5 सेंटीमीटर में मान लीजिए। तो जब हम इस 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं, यानी हमने बहुत बड़े क्षेत्रफल को किस में कन्वर्ट कर दिया, छोटे पैमाने में, इसलिए यहाँ दूसरा कथन हमारा सही है। और जब हम गांव या शहर को दर्शाते हैं, तो हम गांव और शहर को दर्शाने के लिए मान लीजिए इतना एरिया हमने गांव का लिया, और इस पूरे गांव के क्षेत्र को, इसमें पर्टिकुलर उसी गांव का एरिया है उस मानचित्र में, तो हमने एक किसी इस पर्टिकुलर प्लेस को यहाँ रख लिया है, तो इसलिए इसमें हम बड़े पैमाने भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए गांव 10 किलोमीटर में है, तो इस 10 किलोमीटर को शो करने के लिए हम 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर बड़े पैमाने का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल 2 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। महाद्वीप की पहचान करना है हमें। महाद्वीप की पहचान का मतलब आपको यह बताना है कि ये दोनों ही कथन किस महाद्वीप के बारे में सही है। ठीक है, पहला है विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और दूसरा है इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारे पास एक कूट ऑप्शन है, पहला उत्तरी अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, जब भी हम महाद्वीपों की बात करते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के लक्षणों के आधार पर हमें पहचान करनी है, तो आप सबसे पहले एटलस खोल लीजिए। एटलस में देखिए महाद्वीप, या आप देख सकते हैं जो सबसे मेन पृष्ठ है जिसमें पूरा का पूरा विश्व मैप या वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा हो, तो उस विश्व मानचित्र में आप देख सकते हैं सबसे पहले विषुवत रेखा को। विश्व मानचित्र में आपको कुछ ऐसे मानचित्र दिया होगा, और यहां बीच से गुजरती है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश में यहां पर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर अंटार्कटिका और आर्कटिक। यदि हम इस विश्व मैप की बात करते हैं तो देखिए क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वह कहां से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए कौन सा महाद्वीप है जिसके मध्य भाग से होकर गुजर रही है, वह है अफ्रीका। अफ्रीका के मध्य भाग से, लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त रेखा। ठीक, और अफ्रीका का बहुत अधिकांश क्षेत्रफल कहां पर स्थित है, विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है। इसका अधिकांश क्षेत्रफल कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें, ऑप्शन सी अफ्रीका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अफ्रीका के कितने देश हैं जो विषुवत वृत्त में स्थित हैं, या जो हमारी विषुवत रेखा है वह अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न
पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से दर्शा रहा है, या इसमें से कौन सा जो अनुक्रम है वह पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में सही है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। दूसरा है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। और तीसरा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। कैसे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्रमशः केवल 1, केवल 2, केवल 2 और केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 1। अब यदि हम बात करें पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में, तो हमने इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, और यह है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में है उष्ण कटिबंध। यह भी उष्ण कटिबंध है। नॉर्थ साउथ उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा कटिबंध है 23.5 से 66.5 पर शीतोष्ण कटिबंध। जो कि नॉर्थ में भी है और यह साउथ में भी है शीतोष्ण कटिबंध। साउथ और नॉर्थ का जब भी मैं प्रोनाउंसिएशन करूं तो आप उसे मानकर चलें कि नॉर्थ यानी हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, और जब कहूं साउथ तो आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक, अब जो सबसे ऊपर है यानी जो हमारे पास उत्तरी ध्रुव वृत्त है और नॉर्थ पोल के बीच, वह है शीत कटिबंध। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच वह है शीत कटिबंध। अब आइए देखते हैं सही अनुक्रम को हमारे प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, प्रश्न में है हमें सही अनुक्रम देखना है, जो हमारे पास ताप कटिबंध मौजूद है उनका देखते हैं। पहला अनुक्रम क्या है? उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। देखते हैं इसे हम। उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, बिल्कुल ये दक्षिण वाला हिस्सा है तो इसे हम दक्षिण में काउंट करेंगे। यह उत्तर वाला है, इसे हम उत्तर में काउंट करेंगे। तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और हमारे पास तीसरा क्या है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, यह क्रम एक हमारा सही मिल गया हमें, पहला सही होगा। दूसरा है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, यह भी देखते हैं। उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, यानी हमारे पास यह भी सही ऑप्शन है। उष्ण कटिबंध है, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। तीसरा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध यानी यह दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद आपके पास उसके बाद ऑप्शन में क्या है? उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध यानी नंबर 1, उष्ण कटिबंध यानी नंबर 2, और तीसरे पर है शीत कटिबंध। आइए देखते हैं, क्या इसके बाद शीत कटिबंध है? नहीं, यहां भी दूसरा ये ऑपोजिट हो जाएगा। केवल 1-2 बस सही है, लेकिन देखिए ना तो यहाँ शीत कटिबंध आ रहा है, ना ही यहाँ आ रहा है, ना तो इसके जस्ट बाद आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? तीसरा सही सुमेलन नहीं है या सही क्रम नहीं है। बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी सही क्रम की बात आएगी कटिबंधों के संदर्भ में, तो कैसे होगी? वह क्रम होगा या तो उत्तर से, उत्तर में उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध या शीत कटिबंध। या तो सही क्रम क्या होगा? उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध या शीत कटिबंध। या तो सही क्रम क्या होगा कि चल रहा है वह कहां से? शीतोष्ण कटिबंध से, उष्ण कटिबंध से और फिर शीतोष्ण, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए कि उत्तर शीतोष्ण, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। तो जब एक क्रम होगा, चाहे वह दक्षिण के लिए हो चाहे वह उत्तर के लिए हो, तभी वह क्रम सही होगा। कभी भी यहां उष्ण कटिबंध के बाद डायरेक्ट शीतोष्ण कटिबंध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए
हम बात करते हैं दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध की, तो कभी भी दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध के बाद डायरेक्ट उत्तर शीतोष्ण कटिबंध का क्रम नहीं आएगा। ये किससे होकर गुजरेगा? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, फिर उष्ण कटिबंध, फिर यह ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा हमारा कथन क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा की जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन प्रश्नों को समझने और जानने की कोशिश की, ज्योग्राफी की, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।